ओके, तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन के ऊपर कि फ्रिक्शन क्या है। तो समझ लीजिए, फ्रिक्शन या घर्षण आपका एक तरीके का कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स ऐसे फोर्स जो दो चीजों के कांटेक्ट में आने पर एग्जिस्ट करते हैं, तो आपके कांटेक्ट फोर्स है। तो फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन को समझने के लिए आप एक सरफेस लीजिए, उसके ऊपर एक किसी एम मास के ब्लॉक को रख दीजिए और इस एम मास के ब्लॉक को थोड़ा सा फोर्स लगाइए, एफ। अब फोर्स लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इस ब्लॉक को इसके ऊपर मूव कराना है, तो हमें ये जो सरफेस है नीचे वाली, ये कुछ ना कुछ इसकी मोशन का अपोज करने वाली है। तो एक्चुअल में वो सरफेस इसके मोशन का अपोज नहीं करता। इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है जो कि अपोज करता है इसके और इसके दोनों के रिलेटिव मोशंस का। यानी कि फ्रिक्शन तब एग्जिस्टेंस में आता है व्हेन व्हेन रिलेटिव मोशन व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। अगर दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन है तब आपको फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। फ्रिक्शन, घर्षण जिसे आप कहते हैं, घर्षण, तब आपको फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। दूसरी बात, ये फ्रिक्शन करेगा क्या क्या काम करेगा? ये फ्रिक्शन इस रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। अपोज टू रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन जो भी हो रही है उसका अपोज करेगा, विरोध करेगा, रोकेगा। जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, मैं गाड़ी को चलाता हूँ। अगर मैंने गाड़ी को इंजन से पावर देना बंद कर दिया, मान लो इंजन से पावर मैंने कट कर दिया, क्लच दबा दिया, तो इंजन का जो भी पावर है वो गाड़ी के ऊपर नहीं जा रहा, तो गाड़ी कुछ देर तक स्मूथ चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। आफ्टर सम टाइम गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। अब उसको रोक कौन रहा है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि अगर कोई बॉडी, अगर किसी बॉडी के ऊपर आप कोई फोर्स नहीं लगाते तो बॉडी कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, ऑलवेज चलते रहना चाहिए, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ओके, मेरे पास एक कार है, मैं उस कार को चला रहा हूँ रोड के ऊपर, और उस कार में मैंने कुछ समय बाद इंजन से जो पावर मिल रही थी वो मैंने बंद कर दी। अब मैं ये देखता हूँ कि अब गाड़ी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा इंजन, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तब मेरी गाड़ी हमेशा चलती रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि गाड़ी जो आपकी चल रही है उसको एक्सटर्नल फोर्स हमेशा एक्ट हो रहा है, और वो फोर्स है आपका फ्रिक्शन। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी किसी सड़क के ऊपर ही चल रही होगी, इसके व्हील्स हैं। अब ये व्हील जो है ना, ये इस सरफेस के टच में है बेटा, ये व्हील जो है ना इस सरफेस के टच में है, और इन व्हील्स के और इसके बीच में प्रोड्यूस होगा फ्रिक्शन। अगर आप इसका इंजन ऑफ भी कर देते हैं तो कुछ देर तक व्हील जो हैं वो रोटेट होंगे, आफ्टर सम डिस्टेंस वो अपने आप रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन क्या करेगा? ये फ्रिक्शन बैक साइड में एक नेगेटिव फोर्स एक्ट करेगा या बैक साइड में लगेगा, जो इसके और इसके बीच की रिलेटिव मोशन का अपोज करने वाला है, जिसको आप रिलेटिव मोशन कहेंगे, उसका अपोज करने वाला है। तो पहली बात हमें समझ में आ गई कि फ्रिक्शन हमेशा तब प्रोड्यूस होता है जब दो बॉडीज के बीच में या दो सरफेस के बीच में, सरफेस कहे तो ज्यादा सही है, दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो। फिर हमने कहा कि ये हमेशा अपोज करेगा रिलेटिव मोशन का। तीसरी बात हम ये कहते हैं कि फ्रिक्शन जो है ऑलवेज ऑलवेज act in opposite direction of motion, in opposite direction of motion। भाई अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको फ्रिक्शन लगने वाला है। अगर मोशन इधर हो रही है तो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर। अब ये फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है, भाई एक इसकी डायरेक्शन की भी बात करें, टेंजेंशियली बैक डायरेक्शन में लगता है, टेंजेंशियली अपोजिट लगता है, टेंजेंशियली opposite in direction of motion। भाई जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसके अपोजिट ही तो एक्ट करेगा। देखो ना, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अगर मुझे इस बॉडी को इधर जाने से रोकना है, इधर जाने से रोकना है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? इधर, जिसको हम एफ से डिनोट करेंगे। तो हमने फ्रिक्शन के बारे में ये बातें बता दी कि फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है जब दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होती है। रिलेटिव मोशन यानी कि इसकी वेलोसिटी कुछ और है, इसकी वेलोसिटी कुछ और है, तो रिलेटिव वेलोसिटी है। तो जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होती है तब यहाँ पे सरफेस के बीच में फ्रिक्शन आता है।
फ्रिक्शन होता क्यों है, उसका कॉज क्या है फ्रिक्शन का। बेटा अगर इन सरफेस को मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखूं तो सरफेस एक्चुअल में प्लेन नहीं होती। आप जिसको भी प्लेन कहना चाहते हैं एक्चुअल में वो प्लेन नहीं है जब आप उसको माइक्रोस्कोप लेवल पे देखोगे। और आपने अगर इसके ऊपर दूसरी कोई सरफेस रखी है, मान लो ये ब्लॉक रखा है, तो ब्लॉक की सरफेस की प्लेन नहीं है। अब ये सरफेस और ये सरफेस दोनों प्लेन नहीं होने की वजह से इनके ऊपर अप डाउन है, अप डाउन होने की वजह से इनके बीच में होते हैं इंटरलॉकिंग्स, जिसको आप इंटरलॉकिंग कहते हैं। इंटरलॉकिंग होंगी यानी कि ये एक दूसरे में लॉक हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। अगर इनको और अच्छे से बनाया जाए तो इसको कुछ इस तरीके से हमें समझना चाहिए। ऐसा बना है मान लो, और ये जो नीचे वाली सरफेस इसके लॉक ऐसे बने, ये लॉक एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर ये मोशन में आएगा तो ये लॉक क्या करेंगे, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे। इंटरलॉकिंग की वजह से आपका फ्रिक्शन होता है। तो ये हमारे पास होगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, रिलेटिव मोशन होगी तभी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। अपोज करेगा रिलेटिव मोशन का, ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा जिधर मोशन हो रहा है उसके, और टेंजेंशियली टेंजेंशियली अपोजिट होगा, यानी कि टेंजेंशियली डायरेक्शन में ही लगेगा फ्रिक्शन। कोई ऐसा नहीं कह देना कि फ्रिक्शन सर इधर लगेगा इधर लगेगा इधर लगेगा, नहीं, जिधर आपके सरफेस अलोंग द सरफेस के बैक डायरेक्शन में, अलोंग द सरफेस के बैक डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करने वाला है। अब देखो क्या क्या हो सकता है। अगर ये बॉडी अगर मेरी रेस्ट में ही है तो क्या उसके ऊपर फ्रिक्शन होगा। अगर कोई ब्लॉक मेरे पास रखा हुआ है किसी सरफेस के ऊपर, ये रहा, और ये ब्लॉक जो है ये रेस्ट में, अगर रेस्ट में है तो इसके ऊपर कोई रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रही, और अगर कोई रिलेटिव मोशन हो नहीं रही है तो इनके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, जीरो। तो जब दो बॉडीज के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो उनके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स जीरो। ओके, अब देखिए जरा फ्रिक्शन को और अंदर चलते हैं इसके, और अंदर क्या समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन किस किस टाइप का हो सकता है। तो ध्यान दो, ये मेरे पास एक सरफेस है, ये मेरे पास एक सरफेस है, मैंने उसके ऊपर एक एम मास का ब्लॉक रखा है, एम मास का ब्लॉक रखा है। अब क्या कर रहा हूं कि मैं इसको थोड़ा सा फोर्स लगा रहा हूं, स्मॉल फोर्स लगाया मैंने एफ, ये ब्लॉक मूव नहीं किया, मैंने फोर्स तो लगाया लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं किया। फिर मैंने थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया, फिर भी ये ब्लॉक मूव नहीं किया। मैंने थोड़ा और फोर्स बढ़ा दिया तब भी ये ब्लॉक मूव नहीं किया। अच्छा, ब्लॉक मूव नहीं किया उसका मतलब ये हुआ कि जितना मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं उतना ही अपोजिट डायरेक्शन से भी फोर्स लग रहा है। जितना मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं उतना ही अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, तभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तभी तो बॉडी हॉरिजॉन्टली इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी आगे पीछे मूव नहीं कर रही। तो जितना आप फोर्स इधर लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर बैक डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो। तो जब पहले टाइप का हमारा जो फ्रिक्शन आया उसको हमने नाम दिया स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जब आपकी बॉडी रेस्ट में रहती है। मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन बॉडी जो है मूव नहीं कर रही है, तो उसको मैंने नाम दिया स्टैटिक फ्रिक्शन। उस टाइम पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है सरफेस के बीच में, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, जिसको मैंने एफएस से समझाया। दूसरा मेरे पास जो आता है वो है मेरे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब एक्चुअल में ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, मैक्स वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं क्या कह रहा हूं कि अब मैंने एफ फोर्स इतना लगा दिया है कि वो लगभग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, लगभग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। अब अगर एफ फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाई, एक पिक पॉइंट आ गया कि अब अगर आपने फोर्स को बढ़ाया तो बॉडी मोशन में जाने वाली, उस टाइम पर जो फ्रिक्शन है, कब, बाउंड्री कंडीशन, जिसे आपको बाउंड्री कंडीशन कि अब अगर आपने एफ की वैल्यू बनाई तो ये इतना फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा कि इसका अपोज कर पाए। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कब एक्ट होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन तब होता है जब बॉडी जस्ट रेडी टू मूव, जस्ट रेडी टू मूव करने के लिए रेडी है या मोशन में जाने के लिए रेडी है, तब आपका जो फ्रिक्शन है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, जो कि मैक्सिमम, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। और जो तीसरा टाइप का फ्रिक्शन है जो रियल लाइफ में भी आप देखते हैं रहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन।
काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि जब आपकी बॉडी मोशन में हो, ये फ्रिक्शन तब एक्ट करता है व्हेन बॉडी इन मोशन। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कर रही है, एक बॉडी दूसरी सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, तब जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उस फ्रिक्शन का नाम है एफ के, जिसको आप काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है जो सड़क पे स्टार्टिंग में नहीं चल रही थी, रुकी हुई थी, लेकिन इंजन फोर्स लगा रहा था। जब तक वो कार रुकी हुई थी तब तक उसके ऊपर जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा था उसको मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन किया। ये कब होता है? जब बॉडी कैसी हो, बॉडी आपकी हो, बॉडी इज इट इन रेस्ट। आपकी बॉडी जब तक रुकी हुई है तब जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। आपकी बॉडी रेडी है बस मूव करने के लिए, अब आपने फोर्स बढ़ाया, अप्लाइड फोर्स बढ़ाया तो आपकी बॉडी मूव कर जाएगी। जब वो रेडी कंडीशन में होती है तब उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जब मेरी बॉडी इसके ऊपर रोल करने लग जाए, चलने लग जाए, अगर इसके ऊपर चलने लग गई मेरी बॉडी, उस टाइम पे इनके टायर्स और इस सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और वी कैन से फ्रिक्शन Fs इज इक्वल टू μs इंटू n। ये होता है मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए हम कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं, जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट कहते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं स्टैटिक के लिए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक μs। वैसे ही ये जो मैक्स वैल्यू है इसको भी Fs इज इक्वल टू, इसको Fl से डिनोट करते हैं कभी कभी हम। Fl, L टेंड्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, आल्सो इक्वल टू μs इनटू n, क्योंकि ये μs की मैक्स वैल्यू है। देखो समझो मेरी बात को एक बार। अब आप कह रहे हैं सर यहाँ पे अभी आप μs लिख रहे हैं, यहाँ पर भी μs लिख रहे हैं। सोचो बेटा कि अगर मैंने यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये बॉडी मूव नहीं करी, तो इस बॉडी ने भी कितना फोर्स लगाया होगा? 1 न्यूटन का। अगर मैंने इधर से इस बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो इस बॉडी ने भी, इसका अगर एफबीटी बना है तो मैंने 1 न्यूटन इधर लगाया है, 1 न्यूटन इधर लगाया, तो इस बॉडी ने भी 1 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लगाया होगा, तभी तो बॉडी रेस्ट में है। अगर मैंने इसको फोर्स को 2 न्यूटन कर दिया, इस बॉडी ने भी 2 न्यूटन लगाया होगा। अगर मैंने इसको 3 न्यूटन कर दिया, इस बॉडी ने भी इधर से 3 न्यूटन लगाया होगा। और अगर मैंने यहाँ पे 4 न्यूटन कर दिया, इस बॉडी ने भी यहाँ पे 4 न्यूटन लगाया। अब इसके बाद मैंने अगर यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो अब ये बॉडी 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा पाई। क्यों नहीं लगा पाई? वो डिपेंड करता है कि उसकी सरफेसेस कैसी है। फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस कैसी है, नॉर्मल रिएक्शन कितनी है। तो ये उतना फोर्स नहीं लगा पाई, तो अब क्या करेगी? ये बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। तो ये जो मैक्स वैल्यू थी ना, ये मैक्स वैल्यू 4 न्यूटन, ये था आपका एफएल, ये था मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इससे पहले अगर मैं यहाँ पे 1 लगा रहा था और इधर भी 1 लग रहा था, तो ये मेरा था स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन चेंजेबल होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एग्जिस्टिंग होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है जितना आप फोर्स लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा। और फिर बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि अब मान लो कि ये बॉडी मोशन में आ गई। जब ये बॉडी मोशन में आ जाती है तो उसके ऊपर एक कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स लगता रहता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो वेरिएबल है, वेरिएबल होता है, बदल सकता है। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन आपका कैसा है? कांस्टेंट है। एक बार बॉडी रोल कर रही है तो जितना फ्रिक्शन उसको वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। मेरी कार है, अगर एक बार चलना शुरू कर दी तो उसके टायर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा, इसकी वेलोसिटी पे वो डिपेंड नहीं करता। फ्रिक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, वेलोसिटी कम हो जाता है उससे मतलब नहीं, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है। अगर इसको ग्राफ से समझा जाए तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनाते हैं हम। एक तरफ आपका होगा एफ अप्लाइड, यानी कि आप जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो एफ अप्लाइड फोर्स, और एक तरफ होगा मेरा फ्रिक्शन, एक तरफ होगा मेरा फ्रिक्शन। इनिशियली क्या होगा? इनिशियली मान लीजिए आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इस बॉडी ने भी 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। आपने 2 न्यूटन लगाया तो इसने भी 2 न्यूटन लगाया, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। तो इनिशियली तो ये ग्राफ ऐसे मूव करेगा,
इस पॉइंट तक, मान लो यहां तक ये ग्राफ जो था, ये वाला पॉइंट आ गया, ये जो ग्राफ है यहां तक आपका रेस्ट पोजीशन में, कैसा है, रेस्ट में। अब जितना इधर से अप्लाइड फोर्स लगा रहा है उधर ही इतना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और उतने फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बॉडी रेस्ट में। और यहां पर देखो, अब ये जो वैल्यू है ये है एफ एल, ये है एफ एल, यानी कि ये एफ एस की मैक्स वैल्यू है, ये है एफ एस। यहाँ पर जो भी फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अब एक ऐसा पॉइंट आया जब आपका अप्लाइड फोर्स मान लो एफ है, अब अगर आपने अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज किया तो बॉडी अभी तक तो रेस्ट में है, अब मोशन में जाने वाली है। यानी कि इस बॉडी का कुछ जैसे ही मोशन में जाएगी थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा, मैं यहाँ पे इसको कम बताया, और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन, या जिसको कहो कि बॉडी हमारी किस में, मोशन में। जब बॉडी मोशन में होती है तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी रेस्ट में कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये कौन है, ये है आपका एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण जिसको कहते हैं आप, सीमांत घर्षण, एक बाउंड्री कंडीशन, एक सीमा कंडीशन। तो इस तरीके से जब यहां पर रहोगे रेस्ट में, एफ एस एग्जिस्टिंग फोर्स है, अपने आप को सेट करता है, जितना अप्लाइड फोर्स लगेगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फिर अपने फोर्स अप्लाइड फोर्स बढ़ाते गए, मैं उसके ऊपर फोर्स बढ़ाते गया। तो एक कंडीशन ऐसी है जब ये एफ इस एफ एल के इक्वल हो गया, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन ने कहा, बॉडी ने कहा कि बस रुक जाइए, इसके आगे आपको फोर्स नहीं लगाना, इसके आगे फोर्स लगाओगे तो मुझे मूव करना पड़ेगा। बॉडी को मूव क्यों करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बॉडी एक हद तक अपोज कर पाती है, उसके बाद अपोज नहीं कर सकते। अगर आप फोर्स बढ़ाते ही जाओगे तो रिलेटिव मोशन का अपोज करती है, उसमें जहां तक काबिलियत होती है, उसकी कैपेबिलिटी होती है, उसका जिसका मास होता है वहां तक वो अपोज करती है, उसके बाद वो अपोज नहीं करती, फिर बॉडी मूव करने लग जाती है। अब मूव करने में भी अलग अलग दो तरीके के टाइप्स हम पढ़ते हैं कभी। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कोई समझने की बात है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये इसके टाइप नहीं है, बट ये काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। वे दो तरीके के केस आप जीवन में देखते होंगे फ्रिक्शन को लेके। एक व्यक्ति थोड़ा दिमाग से काम करता है, एक व्यक्ति थोड़ा कम दिमाग से काम करता है। मेरे पास अगर एक कार होती और उस कार में व्हील्स नहीं होते, और मैं उस कार को कैसे चलाता, पता नहीं सर कैसे चलाते आप, चला सकता था। विदाउट व्हील्स के कार नहीं चल सकती क्या, चल सकती है, बस मेहनत ज्यादा है। मान लो ये मेरी कार है, इसका इंजीनियर इसके व्हील बनाने भूल गए और उसने व्हील्स की जगह ऐसे ही नीचे सरफेस बना दी, और आपको कहा कि इस कार को आपको चलाना है, आप बहुत बेहतरीन ड्राइवर है, इस तरीके के आप ड्राइवर, आप इस कार को चलाओगे सरफेस के ऊपर। तो आप इस कार को कैसे चलाओगे, भाई कार को तो चलाना सर बहुत ही मुश्किल है, क्यों, क्योंकि व्हील नहीं है। अच्छा व्हील नहीं है तो नहीं चलेगी, चलेगी, इसके ऊपर फोर्स लगाओ ना बेटा, बस फोर्स थोड़ा ज्यादा लगेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाओ ज्यादा, तो ये उसके ऊपर रगड़ते हुए चलेगी, जिसको आप स्लाइडिंग कहते हैं, कई बार बच्चे टेबल्स जो होती है, टेबल को स्कूल में धक्का देते हैं इस तरीके से। तो जो आप धक्का दे रहे हैं ना, तो वो स्लाइड कर रही है, उसके ऊपर, तो उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। और अब कुछ समय बाद किसी ने दिमाग की बत्ती जलाई और उसने कहा अरे ये क्या कर रहे हैं हम, क्यों ना दो व्हील्स बना दे और फिर इस कार को चला दे। तो जिसने ये काम किया वो दुनिया में अपना नाम बहुत ऊंचाई पर ले गया। जिसने पहली बार व्हील्स बनाया उसका नाम बहुत ही ऊंचाई पर जाएगा, क्योंकि व्हील्स के द्वारा इस कार को स्लाइड नहीं रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो ये रोल कर रही है, तो जब रोल करती है तो रोलिंग फ्रिक्शन, और जब स्लाइड करती है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। किसी बच्चे से भी पूछोगे वो बता देगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। इसलिए गाड़ी के व्हील्स कैसे बनाए जाते हैं, गोल बनाए जाते हैं, ताकि वो रोल कर सके, अगर ये पहिए बंद हो जाए, मान लो जाम हो जाए, और तब जाके आप चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी स्लाइड कर रही है, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। फ्रिक्शन मदद भी करता है, फ्रिक्शन कभी कभी परेशानी भी खड़ी कर देता है। परेशानी कब खड़ी कर देता है? जब आप स्लाइड करोगे सरफेसेस रफ होगी, घसेगी। आपकी गाड़ी के टायर्स क्यों घस जाते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। सोचो, अगर आपकी गाड़ी में टायर्स फ्रिक्शनलेस रोड पे चले तो आपकी गाड़ी के टायर कभी नहीं घिसेंगे, लेकिन फ्रिक्शन रोड पे चलेंगे, एडवांटेज तो मिलेगा हमें क्या, कि गाड़ी के टायर्स कभी नहीं घिसेंगे, गाड़ी का एवरेज बहुत ज्यादा हो जाएगा, गाड़ी 1 लीटर में चलती रहेगी चलती रहेगी। पर परेशानी तब खड़ी हो जाएगी जब मैं आपको कहूंगा इस गाड़ी को रोको, और आप रोकने के लिए फ्रिक्शन की तो मदद लेते हैं। अगर आप फ्रिक्शन की मदद लेंगे तभी तो रुकोगे, अदरवाइज नहीं रोक पाओगे। तो फ्रिक्शन हमारी कभी मदद करता है, कभी हमारा अपोज करता है। तो मैंने कहा फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या ये लिखो कि एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन, और एफ के इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन। बस याद रखो ये चीज, हम इसको क्वेश्चंस में यूज करेंगे और आपको ये आती जाएगी। म्यू के इनटू एन, ये मेरे पास होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है, अपने आप की वैल्यू को चेंज करता है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास कुछ ऐसा है, बस मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है और सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है। बॉडी का मास है 4 kg। बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं आप 10√2 न्यूटन का। ओके, फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ 45 के एंगल पे लग रहा है। म्यू के दिया है आपको, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.3। अच्छा, एक चीज और हमें याद रखना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा होगा या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा होगा या लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा होगा? तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑब्वियसली छोटा होगा, क्योंकि बॉडी जब एक बार चलना शुरू कर दे तो फ्रिक्शन अपने आप कम हो जाता है। बॉडी को शुरुआत में चलाना मुश्किल है, बाद में बॉडी स्मूथली चलती रहती है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी आपके काइनेटिक फ्रिक्शन से। लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये मेरे पास 4 kg की एक बॉडी है जिसके ऊपर 10√2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इनके बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है सरफेसेस का वो 0.3 मैंने दिया है, जो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और मैंने आपसे कह दिया है कि आपको फाइंड करना है। पहले तो आप फाइंड करो इसके नॉर्मल रिएक्शन, फिर आप फाइंड करो इसका फ्रिक्शन फोर्स, अगर वो मूव कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और फिर आप फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन, फिर आप फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन। तीनों चीजें आपको फाइंड करना है। सोचो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पॉज करके सॉल्व करें। आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, पहले हम फ्रिक्शन फोर्स कहाँ एक्ट होगा? अगर ये बॉडी आगे की तरफ मूव करे तो फ्रिक्शन फोर्स बैक डायरेक्शन में मूव करेगा। सबसे पहले इस बॉडी का आप इस तरीके से फोर्स को रिजॉल्व करके बताएं। ये है बॉडी मेरे पास 4 kg की, इसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड mg नीचे, जिसको मैं 4 × g लिख सकता हूं। नॉर्मल डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी n। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको आप कहेंगे 45 है, तो ये होगा आपका 10 cos 45, सॉरी 10√2 cos 45। और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा जिसको आप लिखेंगे 10√2 sin 45। वो इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, ये फोर्स है तो एक तो इधर होगा जिसको आप कहेंगे 10√2 cos 45, एक ऊपर होगा, और एक ऊपर होगा 10√2 sin 45। ये इसके दो कंपोनेंट। ओके, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ एक्ट होगा? फ्रिक्शन फोर्स पीछे एक्ट होगा। फ्रिक्शन फोर्स F पीछे लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स F का है पीछे की तरफ लगेगा। अब अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो ये फोर्स ग्रेटर होना चाहिए फ्रिक्शन से, अगर ये मूव कर रही है तो ये मेरे पास दिया है। ठीक है, फोर्सेस को बैलेंस कर लो सबसे पहले, और मुझे निकालना है नॉर्मल डायरेक्शन। तो नॉर्मल डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो देखो भाई, वर्टिकल फोर्सेस कितने लग रहे हैं वो देख लो। तो वर्टिकल फोर्स लग रहा है n + 10√2 sin 45। भाई यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू जो है वो mg के बराबर नहीं कर देना। ये जरूरी नहीं है कि नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा mg के बराबर हो, यहीं पे पता चल जाएगा। तो n इज इक्वल टू, ये 4g को आप बनाओ 40, इसको उधर ले जाओ तो ये हो गया 10√2, और ये sin 45 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, n इज इक्वल टू 30 न्यूटन।
भाई नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पर 30 न्यूटन है, ना कि 40 न्यूटन। हम जल्दबाजी में नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, mg कर देंगे, और mg कर देंगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के इक्वल हो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर मेरी नॉर्मल रिएक्शन आई 30 न्यूटन। अब मुझे फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, दूसरी चीज फ्रिक्शन। तो एफ के फ्रिक्शन फोर्स एफ के कितना होगा, एफ के होगा म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है मेरे पास 0.3 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 30, तो ये हो गया 3 9 न्यूटन। भाई 9 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स आपके पास इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसकी वैल्यू है 9 न्यूटन। अब ऑब्वियसली ये 10 न्यूटन है, 9 न्यूटन है, ये कितना है, सॉल्व करोगे तो 10 न्यूटन आएगा ना। ये 10 न्यूटन है, तो बॉडी इधर की तरफ मूव कर रही, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर 9 न्यूटन। फ्रिक्शन ने कोशिश करी 9 न्यूटन तक रोकने की, लेकिन फोर्स ज्यादा था, जिसकी वजह से ये अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में स्लाइड करने लगे 9 न्यूटन। फिर आपसे पूछा है क्या, एक्सेलरेशन। फिर मेरे से तीसरी चीज इन्होंने पूछी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए आप एक काम करिए, बॉडी बनाइए, ये रही, जिसका मास है 4 kg। आगे की तरफ कितना फोर्स 10 न्यूटन, पीछे की तरफ कितना फोर्स 9 न्यूटन। एक्सेलरेशन निकालना है तो लिखें, बॉडी किधर मूव कर रही है, इधर एक्सेलरेट हो रही है, तो आप लिखेंगे 10 न्यूटन माइनस 9 न्यूटन इक्वल्स टू, 1 मिनट हम देख ले कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है या नहीं। तो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। 10 न्यूटन माइनस 9 न्यूटन, न्यूटन को याद करो 4 इंटू ए, 1/4। 10 माइनस 9 1 एंड 4 इधर आएगा 4a। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरफेस, कोई सरफेस है जिसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा है, मास है 4 kg, और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का। 20 न्यूटन का इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया है, और आपसे पूछ लिया गया है फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। चलो फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन आपसे पूछ लिया गया है। कुछ चीजें दी है क्या, म्यू के दिया है, और कुछ दिया गया है जिसमें म्यू एस है। तो म्यू एस की वैल्यू दी है 0.6 एंड इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू दी है 0.4। आपको निकालना है फ्रिक्शन और ए। तो शुरू करेंगे। अब बॉडी रेस्ट में है, मोशन में हमें ये भी नहीं पता है, तो पहले वो भी पता लगा लिया जाए। तो बॉडी मोशन में कब जाएगी, बॉडी मोशन में जब जाएगी जब आपका एफ अप्लाइड फोर्स, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स इज मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स से जब तक अप्लाइड फोर्स बड़ा नहीं होगा, बॉडी मूव नहीं करेगी। तो देखिए जरा इसके ऊपर, सबसे पहले ये है मेरी बॉडी 4 kg की, मास लगेगा mg, नीचे कितना 40। अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था ये होगा 4g। इधर कितना 20 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन कितनी हुई, यहाँ पे देखो कोई कंपोनेंट आ रहा है क्या 20 का ऊपर, नहीं आ रहा ना, तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी 4g के बराबर ही। और इधर कौन लगेगा आपका फ्रिक्शन F। आओ कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से मैं कैलकुलेट करने गया तो n इज इक्वल टू मेरे पास कितना आया 4g, तो n इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 40 न्यूटन। मैंने g को रख दिया 10, तो नॉर्मल रिएक्शन मेरे पास 10 है। अब फ्रिक्शन फोर्स निकालते, तो पहले मैंने इसका फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक वाला निकाला, जो कि म्यू एस इंटू एन होगा। म्यू एस की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है 6.6 इंटू एन की वैल्यू 40, यह हो गया कितना 6 4 जा 24 न्यूटन। तो जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वो 24 न्यूटन का है। इधर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम 24 न्यूटन लग सकता है। अब फोर्स कितना लगा रहे हैं 20 न्यूटन आप लगा रहे हैं। एफ जो मेरे पास अप्लाइड फोर्स है, एफ अप्लाइड फोर्स है मेरे पास 20 न्यूटन, और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है 24 न्यूटन है। ये बॉडी रेस्ट में रहने वाली। अब 20 न्यूटन से खींच रहे हैं, 24 से फ्रिक्शन इसको पीछे की तरफ खींचेगा, तो बॉडी कैसे में रहेगी रेस्ट में। बॉडी इज इट इन रेस्ट।
और बॉडी रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन की बात तो करना ही नहीं है, एक्सेलरेशन 0। ओके, तो इस तरीके से हम फ्रिक्शन को समझ सकते हैं और कुछ बढ़िया बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पढ़ाई करें।